हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। पार्थ साइंस एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने देखा था, हम स्टडी कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हमने एंथर का स्ट्रक्चर क्या है वो स्टडी किया। हमने ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का जो होता है वो किस प्रकार के कोशिकाओं के लेयर से बना हुआ होता है, किस प्रकार के सेल की लेयर से बना हुआ होता है, यह हमने स्टडी किया। एंथर का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। एंथर क्या करता है? एंथर पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है और एंथर में पोलन ग्रेन डेवलप होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है, नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। फटाफट से चैनल को अभी जाओ, सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं, उसकी अपडेट मिलती रहे। आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो पिछले लेक्चर जाके देखो, तभी आपको जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो ध्यान में आएगा। हमने शुरू किया था पहला लेक्चर, पहला लेसन जो है महाराष्ट्र स्टेट सिलेबस का पहला लेसन है बायोलॉजी का 12th स्टैंडर्ड का, वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। लोअर एंड हायर प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, हमने एंथर देखा, एंथर का रोल क्या है, हमने ये भी देखा कि टीएस एंथर का कैसे होता है। Now today we have going to discuss about the concept of microsporogenesis। आज हमको स्टडी करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज नथिंग बट ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, मियोटिकली होती है यानी यहां पे मियोसिस होता है। एंड मियोसिस आपको मालूम है, जब कोई भी डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होती है, हैप्लॉइड सेल में डेवलप होती है, तब जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड नेचर की सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बिकम डिप्लॉइड इन नेचर एंड इट डिवाइड्स मियोटिकली, माइटोसिस हो रहा है टू फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर इज आल्सो नोन एज पोलन ग्रेन। जनरली हम माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया कि ये जो माइक्रोस्पोर है, ये जो पोलन ग्रेन है, उसका डेवलपमेंट होता है एंथर के अंदर। तो एंथर में जो स्पोरेंजिया है, जो जिसको हम पोलन सैक बोलते हैं, पोलन चेंबर भी बोलते हैं, वहां पे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए ये जो डेफिनेशन है इसको हम अलग शब्दों में बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इनसाइड द पोलन चेंबर is called as microsporogenesis, means formation of microspore। microspore यानी pollen grain takes place inside the microsporangia। अभी कल ही मैंने आपको, पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया को पोलन सैक भी बोलते हैं, स्पोरेंजियम को पोलन चेंबर भी बोलते हैं। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन takes place inside the microsporangia or pollen sac or pollen chamber is called as microsporogenesis। पोलन सैक के अंदर, पोलन चेंबर के अंदर पोलन ग्रेन डेवलप होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये प्रक्रिया को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी माइक्रोस्पोर जो है उस माइक्रोस्पोर को ही हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर जो है ये माइक्रोस्पोर का दूसरा जो सिंपल नेम है, जो हमको मालूम है, जो हम बहुत बार यूज करते हैं, वो है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस माइक्रोस्पोर का एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसे होता है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है। इसके ऊपर एचएससी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता ही है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ
pollen grain, or explain the structure of microspore, or sketch and label structure of pollen grain. 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है. एक तो आपको मालूम होना चाहिए पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर बोलते हैं, माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन बोलते हैं. इसीलिए एग्जाम में कंफ्यूजन जो है वो अवॉइड हो सकता है अगर आपका डिटेल में स्टडी हो. आपको मालूम है कि किसके समानार्थी कौन सा शब्द यूज हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बोलते हैं एग्जाम के बाद, सर हमको तो मालूम था पोलन ग्रेन का, सब इंफॉर्मेशन तैयारी की थी, सब स्ट्रक्चर आता था, सब आता था, लेकिन हमने लिखा नहीं क्योंकि उन्होंने पूछा था एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर यही पोलन ग्रेन है, ये हमको मालूम नहीं था. अभी देखो पूरा 1 साल तक क्या पढ़े? बायोलॉजी पढ़े. एचएससी एग्जाम में पूछा गया स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, और इनको मालूम होता है खाली पोलन ग्रेन. अभी पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर बोलते. अगर पोलन ग्रेन स्टडी किया है, मालूम था, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि लिखा नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोलते. इसीलिए बायोलॉजी में बायोलॉजी का की पॉइंट क्या है कि बायोलॉजी में बहुत सारे सिनोम्स होते हैं, एक ही शब्द, एक ही कंसेप्ट के लिए बहुत सारे वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं, वो हमको मालूम होने चाहिए. और डेफिनेटली अगर आप इस चैनल को फॉलो करते, देखते रहते हैं लेक्चर्स, तो आपको 101% उसकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी. ये मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैं वो सभी वर्ड्स जो है वो एक्सप्लेनेशन में यूज करता हूं. दैट्स व्हाई हियर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. अब ये माइक्रोस्पोर क्या है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो उसका जो जनरल इंफॉर्मेशन वो जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द माइक्रोस्पोर और द पोलन ग्रेन बिकम नॉन मोटाइल. पोलन ग्रेन ये नॉन मोटाइल है. नॉन मोटाइल मीन्स द पोलन ग्रेन कैन नॉट मूव इटसेल्फ. पोलन ग्रेन खुद से मूवमेंट करता नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकता है. अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो पोलन ग्रेन जो है वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको मीडिएटर की जरूरत है. इसलिए बोला गया कि पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल. पोलन ग्रेन्स आर यूनिसेल्युलर. बेसिकली पोलन ग्रेन जो है वो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है. यूनिसेल्युलर है इसलिए वो सिंगल न्यूक्लिएटेड है. सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन. Most of the pollen grains, in most of the species, the pollen grains become visible, very clearly visible under the simple microscope only. They are microscopic, but they are visible under the simple microscope. 2 प्रकार के माइक्रोस्कोप आप अपनी लैब में यूज करते हो. एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है और दूसरा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है. ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, वो सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखते हैं पोलन ग्रेन. देखो जब आप आपका पहला प्रैक्टिकल करोगे डिसेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसमें रोजा सिनेंसिस का डिसेक्शन आता है, जासवन जिसको हम बोलते हैं उसका डिसेक्शन आता है, तो उसमें हम जो पोलन ग्रेन का स्टडी हमको करना है, वो पोलन ग्रेन को हम ऑब्जर्व करते हैं. किसके नीचे ऑब्जर्व करते हैं? अभी उसमें तो डिसेक्शन करते तो ओरी का डिसेक्शन करते, ओरी का टीएस लेते, वो सब बातें, लेकिन फिर भी हम उसके पोलन ग्रेन को भी स्लाइड पे लेके देखते. द पोलन ग्रेन्स बिकम येलो इन कलर, और वो विजिबल, बहुत ज्यादा शार्पली विजिबल होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे वो इतना क्लियर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में बहुत बढ़िया दिखते. इसीलिए पोलन ग्रेन जो है वो यूनिसेल्युलर है और वो सिंगल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है. फर्स्ट हमने देखा पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल. सेकंड देखा पोलन ग्रेन्स आर यूनिसेल्युलर. थर्ड देखा पोलन ग्रेन्स हैविंग सिंगल न्यूक्लियस. एंड फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलन ग्रेन्स के लिए, दैट पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड इन नेचर. अभी मैं बताऊंगा नहीं हैप्लॉइड क्या है और डिप्लॉइड क्या है, क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में कभी तो स्टडी किया है, कभी तो मैंने उसके ऊपर डिस्कशन किया है. इसीलिए बोलता हूं आपको, अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो लेक्चर को, तो पहले के जो सब लेक्चर्स है वो आप देखो,
उसका लिंक आपको मिल जाएगा वहां पे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो सारे लेक्चर्स आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। वो देखो, वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि डिप्लॉइड नेचर क्या होता है किसी सेल का और हैप्लॉइड नेचर क्या होता है। जो हैप्लॉइड नेचर होता है, हैप्लॉइड सेल consist single set of chromosome, that's why this cell is known as haploid cell. And the cell which become participated in the process of fertilization, that cell only the haploid in nature, means male gamete and female gametes are only haploid in nature. Other cells become diploid in nature. Diploid means द सेल हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। जिस सेल में क्या होता है, दो सेट होते हैं, क्रोमोजोम के दो सेट होते हैं, वही सेल, याद रखो, वही सेल क्या होती है, डिप्लॉइड नेचर की होती है। इसीलिए ध्यान में रखना है आपको कि ये जो माइक्रोस्पोर है, ये जो पोलन ग्रेन है, उसका नेचर कैसा है, नेचर हैप्लॉइड है। 4 पॉइंट हमने देखे। पहला देखा पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल, दूसरा देखा पोलन ग्रेन्स आर यूनिसेल्युलर, तीसरा देखा पोलन ग्रेन्स हैविंग सिंगल न्यूक्लियस, और चौथा देखा पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। चलो ठीक है, ये 4 पॉइंट तो हो गए, ये तो कॉमन है, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन उसके अलावा अभी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूं कहां पे, जो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ है, तब ये जो पहली जो डायग्राम है, दिस इज द कंप्लीट मैच्योर पोलन ग्रेन। ये आगे वाली तो अलग है, वो तो मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की स्टेजेस है। पोलन ग्रेन से कैसे वो डेवलप होता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले तो हमको ये जानना है कि पोलन ग्रेन एक्चुअली है क्या। दिस इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द मैच्योर पोलन ग्रेन विच डेवलप इनसाइड द एंथर। एंथर के अंदर जो मैच्योर पोलन ग्रेन डेवलप होता है, इसको रिप्रेजेंट करने वाली ये डायग्राम है। अभी देखो, ये जो पोलन ग्रेन है, द वॉल, इट कंसिस्ट अ थिक वॉल। The pollen grain is surrounded by 2-layered wall called as sporoderm. जो इसकी वॉल है, उस वॉल को हम बोलते हैं स्पोरोडम। क्योंकि ये सेल है, इनएक्ट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो इसको मेम्ब्रेन या वॉल तो होगी। ये जो वॉल है, द वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन बिकम डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, एंड द वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज नोन एज स्पोरोडम। स्पोरोडम इसको बोला जाता है, इसमें 2 लेयर होते हैं। बेसिकली ईच एंड एवरी सेल इन द प्लांट, the outermost covering is known as cell wall, and the cell wall gives definite shape and structure to the cell. cell wall का काम क्या है, जो वॉल है वो जो कोशिका है, वो जो सेल है, उसको डिफाइनेट शेप देती है, स्ट्रक्चर उसका क्रिएट करती है। तो ये जो स्पोरोडम है, स्पोरोडम बिकम थिक। Why is the sporoderm become thick और स्पोरोडम कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। स्पोरोडम 2 लेयर्स का होता है, उसमें द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन। देखो, द आउटर लेयर ऑफ द वॉल इज नोन एज एक्साइन। आउटर लेयर जो है, बाहर का जो लेयर है, उसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन इज थिक। Why it is thick? Because it is functioning for the protection of the pollen grain। जिसको प्रोटेक्शन करना है, सेल का प्रोटेक्शन करना है, वो जो पार्ट है वो तो स्ट्रांग होना चाहिए। वो पार्ट वीक होगा तो वो पार्ट क्या कर नहीं सकता, उस पोलन ग्रेन का या उस सेल का प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई द थिकनेस गिव्स द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द पोलन ग्रेन, टू द इनसाइड मटेरियल ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स तैयार होने वाले हैं, उसको प्रोटेक्शन देने का काम क्या करता है, ये एक्साइन करता है। अभी प्रोटेक्शन, इसीलिए ये जो एक्साइन है वो थिक है। चलो मान लेते हैं प्रोटेक्शन मिला, लेकिन माइक्रोबियल एक्शन ये ऐसा फैक्टर है जो किसी भी बायोटिक कंपोनेंट को डिग्रेड करता है। अभी ये सेल है, ये जो पोलन ग्रेन है, इसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, या वायरस का हो सकता है।
इन्फेक्शन तो पोलन ग्रेन को भी हो सकता है, इसीलिए। और क्या है कि अंदर जो मटेरियल है दैट इज मेल गैमेट्स बेसिकली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर ये मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते, यानी ये अगली जनरेशन तैयार करने के लिए पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स है, तो इसका प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी है किसी भी स्पीसीज को, प्लांट स्पीसीज को अगर सर्वाइव करना है एंजियोस्पर्म में। तो ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी। अभी देखो क्या हो सकता है, इस पोलन ग्रेन को डीजेनरेट किया जा सकता है अगर वो पोलन ग्रेन इन्फेक्टेड हो गया, वायरस ने उसको इन्फेक्शन किया, या माइक्रोब जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, तो ये जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन क्या होगा, डिग्रेड हो सकता है, डीजेनरेट हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए दैट्स व्हाई एक्साइन इज मेड अप ऑफ non-biodegradable substance. That non-biodegradable substance is called as sporopollenin. एक्साइन जो है वो non-biodegradable substance से बनता है और उस substance को बोलते हैं sporopollenin. स्पोरोपोलेनिन। अभी ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिग्रेडेशन। पोलन ग्रेन का बायोडिग्रेडेशन नहीं होने देता है ये स्पोरोपोलेनिन। नाउ देन दिस एक्साइन बिकम थिन एट सम पॉइंट्स, एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन। देखो मैं यहां पे मार्क करता हूं, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है। एट दिस पॉइंट्स द एक्साइन बिकम वेरी थिन एंड दीज थिन पॉइंट्स आर नोन एज जर्म पोर। कुछ जगह पे जो एक्साइन है वो बहुत ज्यादा थिक हो गया है, ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को बोलते हैं, हम बोलेंगे उसको जर्म पोर। देन जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, व्हाइल जर्मिनेशन फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब इज द फंक्शन ऑफ द जर्म पोर। जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वो यही कहीं से होगा, ये जो इतने सारे जर्म पोर दिख रहे हैं इसमें से जो जर्म पोर किसके कांटेक्ट में होगा, स्टिग्मा के कांटेक्ट में होगा, उस जर्म पोर से क्या होगा, ये जो पोलन ट्यूब है इस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए जर्म पोर प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। नाउ देन द इनर वॉल, अभी ये तो बाहर वाली वॉल हो गई, आउटर वॉल हो गई, अभी ये जो इनर वॉल है, द इनर वॉल इज कॉल्ड एज इंटाइन। इनर वॉल को क्या बोलते हैं, इनर वॉल को बोलते हैं इंटाइन। अभी ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन कैसे बनी है, इंटाइन किससे बनी है, इंटाइन बनी है सेल्यूलोज से, इंटाइन बनी है पेक्टिन से। अभी पेक्टिन और सेल्यूलोज क्या है, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज आर द वेरी कॉमन सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में पाए जाने वाले बहुत सारे बहुत कॉमन सब्सटेंसेस है सेल्यूलोज और पेक्टिन, इनसे ये क्या है, इंटाइन बना हुआ है। इंटाइन इज द इनर लेयर ऑफ द स्पोरोडम। स्पोरोडम यानी जो इस पोलन ग्रेन का जो वॉल है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडम बोलते हैं। नाउ इन दिस वे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का। अभी ये स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का हमको कहां पे देखने को मिलता है, जब एंथर मैच्योर होता है तब ये जो स्ट्रक्चर है मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। जब मैच्योर होता है तो रीजन ऑफ डेस्कन्स तैयार होता है, यानी कि जो दो लोब होते हैं एंथर में और दो लोब में 4 पोलन सैक्स होती, एक लोब में 2 पोलन सैक पोलन चेंबर और दूसरे लोब में 2 पोलन सैक, और हम उसको बोलते हैं पोलन चेंबर। अभी क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है, एंथर मैच्योर हो जाता है यानी पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो मिडल लेयर की जो सेल्स है वो डीजेनरेट होती है और दोनों जो पोलन चेंबर है वो एक ही हो जाते, और फिर डेस्कन्स होता है। डेस्कन्स होता है यानी वो जो एंथर है, वो जो लोब है एंथर का, दोनों लोब, वो दोनों लोब क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और फ्रॉम दैट ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेस्कन्स, द पोलन ग्रेन्स रिलीज इन द इकोसिस्टम, रिलीज इन द एटमोस्फियर। मोस्ट ऑफ टाइम द पोलन ग्रेन्स रिलीज इन द एयर। बहुत दफा पोलन ग्रेन क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, वो हवा में चले जाते हैं। बहुत बार पोलन ग्रेन क्या होते हैं, वो जो
डेहिस्कन्स का रीजन है उसके नजदीक ही स्टिक हो जाते हैं, और कुछ दफा पोलन ग्रेन क्या होते हैं वो पूरे एंथर के सरफेस के ऊपर आके स्टिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मैच्योर पोलन ग्रेन तैयार होता है वो ये है, ये जो है ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, ये मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, और इसको ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेक्स प्लेस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक और पोलन चेंबर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The structure of microsporogenesis means pollen grain consist. First point, the pollen grains are non-motile. The pollen grains are haploid. The pollen grains are unicellular and the pollen grains are single nucleated structure. The wall of the pollen grain is called as sporoderm and it is made up of two layers. The outer layer is called as axine. Axine is thick. The axine is thick and it is made up of non-biodegradable substances. It is also called as sporopollenin. Now then, ये जो स्पोरोपोलोनिन है, ये स्पोरोपोलोनिन और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स स्पोरोपोलोनिन गिव्स द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द पोलन ग्रेन एज वेल एज द स्पोरोपोलोनिन और द axine become thick, but at some points the axine become thin, and this thin structure or these thin points, these thin regions are called as germ pore, and germ pore become participated in the process of formation of pollen tube. ये जो thin region है किसके, एक्साइन के, तो वो जो थिन रीजन है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, एंड वो जर्म पोर जो है किसके लिए पार्टिसिपेशन करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना चाहिए इसके लिए वो पार्टिसिपेशन करते हैं बाद में। इनर वॉल लेयर and second inner layer of the sporoderm is called as intine. Intine consists, it is generally made up of cellulose and pectin. Now यहां तक आपके ध्यान में आया होगा, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल है, और आप याद रखो, या तो आपको पूछा जाता है एचएससी बोर्ड एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या स्केच एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, एक तो इसको एक्सप्लेन करना होता है, नहीं तो इसकी डायग्राम निकलनी होती है फॉर 2 मार्क्स, नहीं तो इससे रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का पॉइंट पूछा जाता है। एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत दफा पूछा गया है। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, याद रखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट आती है जो आपको सीईटी और नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये जो डेवलपमेंट है अभी मेल गैमेटोफाइट का कब शुरू होगा, ये बात आप ध्यान में रखो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट के लिए तो पोलन ग्रेन चाहिए। मेल गैमेटोफाइट किससे डेवलप होगा, तो पोलन ग्रेन से डेवलप होगा, ये तो हमको मालूम है। और ये जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन की एज अ मेल गैमेटोफाइट, इट टेक्स प्लेस इन द सीक्वेंशियल इवेंट्स। ये सीक्वेंशियल इवेंट्स कब शुरू होते हैं, हमको मालूम है पोलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल है, और जब पोलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन होता है थ्रू द पॉलिनेटिंग एजेंट, जब कोई पॉलिनेटिंग एजेंट पोलन ग्रेन को शिफ्ट करता है, ट्रांसफर करता है, कहां पे, स्टिग्मा पे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। एंथर के ऊपर से उस पोलन ग्रेन को उठा के कोई पॉलिनेटिंग एजेंट क्या करता है, स्टिग्मा के ऊपर उसको लेके जाता है। अभी ये पॉलिनेटिंग एजेंट कोई भी हो सकता है। पॉलिनेटिंग एजेंट में फिर बायोटिक एजेंट भी आते हैं, अबायोटिक भी आते हैं। अबायोटिक में एयर है, वाटर है। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में इंसेक्ट है, हनी बीज है, बर्ड्स है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिनेशन का काम कोई करता है तो वो हनी बीज करती हैं। और जब पॉलिनेटिंग एजेंट क्या करता है, इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा को स्टिमुलेशन मिलता है। जब स्टिग्मा को स्टिमुलेशन मिलता है तो स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा शुगरी सिरप रिलीज करता है। और जैसे ही स्टिग्मा शुगरी सिरप रिलीज करने लगता है
और उसका इंडिकेशन इस पोलन ग्रेन को मिलता है, तभी पोलन ग्रेन में क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू होती है. सो द पोलन ग्रेन when deposited on the stigma, the development of the male gametophyte starts. When pollen grain become deposited on the stigma, it undergoes first mitotic division. जो पोलन ग्रेन है उसमें पहली माइटोटिक डिवीजन होगी. अभी देखो यहां पे मियोसिस नहीं होने वाला है, यहां पे माइटोसिस होने वाला है. यहां पे माइटोसिस होने वाला है. क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन इटसेल्फ अ हैप्लॉइड सेल. पोलन ग्रेन खुद से ही पहले से हैप्लॉइड सेल है. अभी उसमें कौन सा मियोसिस होगा? उसमें मियोसिस नहीं हो सकता है. उसमें मियोसिस नहीं होगा. उसमें जो होगा वो माइटोसिस ही होगा. ये याद रखो आप. और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है सीईटी एग्जाम में या नीट एग्जाम में, और कंफ्यूज किया जाता है. तो पोलन ग्रेन में जब मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है तो फर्स्ट क्या होता है, जब पोलन ग्रेन डिपॉजिट हुआ स्टिग्मा के ऊपर, देन पोलन ग्रेन अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन. और ये डिवीजन होने के बाद क्या होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ग्रेन इटसेल्फ अ सिंगल सेल, अ सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल, एंड ये जो सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल है ये इसमें डिवीजन होता है और दो सेल्स तैयार होती है. The first mitotic division to produce bigger vegetative cell and smaller generative cell. देखो यहां पे ये जो बड़ी वाली सेल है, यहां पे मैंने जो ब्लैक कलर में दिखाया है, ब्लैक इंक से दिखाया है, ये बड़ी वाली सेल है. और ये बड़ी वाली सेल है जिसको हम बोलते हैं बिगर वेजिटेटिव सेल. एंड हियर द सेल विच आई रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन कलर, दिस सेल, दिस स्मॉल सेगमेंट, दिस स्मॉल सेल बिकम कॉल्ड एज जनरेटिव सेल एंड अ स्मॉल जनरेटिव सेल. अभी वेजिटेटिव सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल बिकम होल्ड द न्यूट्रिशियस मटेरियल. Vegetative cell is rich in food because after the formation of male gamete, for the formation of male gamete, nutrition of the generative cell must be required. अगर इसका मेल गैमेट्स को फॉर्म करना है, उसका फॉर्मेशन होना है, तो ये जनरेटिव सेल का न्यूट्रिशन होना भी जरूरी है. उसके बाद जब ये जो मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, ये जो तैयार हो जाएंगे, तो उसको भी उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए. तो इसीलिए इस जगह पे वेजिटेटिव सेल जो है वो रिच इन फूड, वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड. नाउ क्या होता है, देखो यहां से यहां आ गए हम, बी डायग्राम से सी डायग्राम की ओर शिफ्ट होते. यहां पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, यहां पे पोलन ग्रेन, डेवलप पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हुआ. डिपॉजिट होते ही फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है और जो पोलन ग्रेन है वो उसके अंदर दो सेल्स तैयार होती है. बड़ी वाली सेल है वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली सेल है जनरेटिव सेल. देन द जनरेटिव सेल बिकम फ्रीली स्विम और फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. क्योंकि वेजिटेटिव सेल क्या है, बड़ी सेल है, लार्जर सेल है, बिगर सेल है. दैट्स व्हाई द स्मॉलर सेल बिकम फ्रीली फ्लोटिंग, फ्रीली स्विमिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें ये सेल क्या करती है, फ्रीली फ्लोट करती है. तो ठीक है, यहां तक आ गए. आफ्टर देन फ्रॉम दी डायग्राम सी टू मूव डायग्राम डी. देन क्या होता है, जब ऐसा होता है तब द सेकंड माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस. अभी सेकंड टाइम माइटोसिस होगा यहां पे, और द सेकंड माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जनरेटिव सेल ओनली. ये जो जनरेटिव सेल है उसमें ही खाली माइटोसिस होगा. द वेजिटेटिव सेल हैव नॉट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. वेजिटेटिव सेल जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होगा, जाएगी नहीं. वेजिटेटिव सेल हैव नॉट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. वेजिटेटिव सेल जो है वो माइटोसिस के लिए नहीं जाएगी. ओनली द generative cell undergoes the process of mitosis. It leads to formation of two male gametes. The generative cells divide, and after the second mitosis the generative cell divides to form the two male gametes. In this way, after the second mitosis, the pollen grain has inside one vegetative cell and two male gametes.
एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है, यानी एक वेजिटेटिव सेल रहती है और दो मेल गैमेट्स यहां पे रहते, दो मेल गैमेट्स, यानी गैमेट सीड सेल पर सेल हैप्लॉइड सेल है। और ये वेजिटेटिव सेल भी क्या है, हैप्लॉइड सेल ही है, ये कोई डिप्लॉइड नहीं होती, ये भी हैप्लॉइड सेल होती है और ये भी दोनों हैप्लॉइड सेल है। तो फाइनल जब क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, उससे पहले अंदर 3 अलग अलग सेल्स छोटी छोटी तैयार हो जाती, इसमें से 2 मेल गैमेट्स है और एक वेजिटेटिव सेल है। तो अभी क्या हुआ देखो, हमने देखा कि मैच्योर पोलन ग्रेन को लेके यहां से वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स कैसी तैयार हुई, फिर जनरेटिव सेल्स में सेकंड माइटोसिस होता है, सेकंड माइटोसिस होने के बाद 2 मेल गैमेट्स तैयार होते हैं, और यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो अंडरस्टैंड हो गया। अभी पोलन ट्यूब कहां से, जब यह सब होता है, जब ये सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, उसी समय साइमल्टेनियसली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब पोलन ग्रेन डिपॉजिट हुआ है स्टिग्मा के ऊपर, एट द सेम टाइम द स्टिमुलेशन गेटिंग बाय द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस द शुगरी सिरप, शुगरी सिरप प्रोड्यूस करने के लिए स्टिग्मा को क्या मिला है, स्टिमुलेशन मिला है। अभी जब स्टिमुलेशन मिला तो स्टिग्मा ने क्या किया, शुगरी सिरप प्रोड्यूस किया, तो मोर एंड मोर शुगरी सिरप गेट्स एब्सॉर्ब बाय द पोलन ग्रेन, क्योंकि ये स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, तो स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर जो भी शुगरी सिरप आ रहा है वो एब्सॉर्ब किया जाता है। कौन एब्सॉर्ब करता है, ये पोलन ग्रेन्स जो है, ये पोलन ग्रेन एब्सॉर्ब करता है, माइक्रोस्पोर उसको एब्सॉर्ब करता है। अभी अंदर ऑलरेडी क्या है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, अभी एक्सेसिव वो मटेरियल बाहर से ले रहा है, यानी शुगरी सिरप एब्सॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अंदर जगह कम और मटेरियल ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहा है। तो उस वजह से क्या होगा, ये जो जर्म पोर है, इस जर्म पोर को ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, क्योंकि अंदर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बाहर की ओर, अंदर साइटोप्लाज्म और शुगरी सिरप मिलके क्या करते हैं, बाहर की ओर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जैसे ही ये प्रेशर सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाता है, वैसे ही जर्म पोर ब्रेक होता है, और फ्रॉम द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द जर्म पोर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब टेक्स प्लेस। जैसे ही ये जर्म पोर ब्रेक होता है, तो उस ब्रेकिंग पॉइंट से जो है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। पोलन ट्यूब बिकम, बिकॉज द स्टिग्मा, the pollen grain, the surface of the pollen grain is in contact with the stigma. That's why the pollen tube break the stigma, prick the stigma and goes inside the stigma and develop towards the ovary. पोलन ग्रेन यानी पोलन ट्यूब क्या करती है, ये पोलन ट्यूब इस स्टिग्मा को प्रिक करती है, निडल की तरह ब्रेक करती है, अंदर चली जाती है पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब कहां पे जाती है, जो ओवरी है वहां तक डेवलप होते हुए जाती है। अभी ओवरी में क्या है, ओवरी कंसिस्ट एक सेल, उसको हम ओवा भी बोलते हैं। तो एक सेल क्या है, अगेन फीमेल गैमेट है एक सेल। तो ये जो पोलन ट्यूब है वो किसको कैरी करती है, इसमें जो मटेरियल है जिसमें 2 मेल गैमेट है, वेजिटेटिव सेल है, वो पोलन ट्यूब में चली आती है, पूरा मटेरियल भी पोलन ट्यूब में चला जाता है, साइटोप्लाज्म शुगरी सिरप सब पोलन ट्यूब में आगे आगे चला जाता है, सरकता जाता है। तो उस फ्लो की वजह से जो फ्लो ये साइटोप्लाज्म का होता है वो मेल गैमेट्स को कैरी करता है, वो मेल गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से, तो स्टिग्मा के ऊपर से ओवरी तक। फिर ये जो ट्यूब न्यूसेलस है जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल भी बोलते थे। तो ये जो है वो इसको उस वक्त भी क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहता है। इस प्रकार से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, देखो स्टूडेंट्स, याद रखो कभी भी पोलन ग्रेन जो है, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के अंदर नहीं जाता है, वो ओवरी तक नहीं जाता है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, जाता नहीं है। वो पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और वो पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट्स को ओवरी तक पहुंचा देती है। इस प्रकार से नाउ दिस हियर कंप्लीशन ऑफ द
male gametophyte takes place. Here the process of development of male gametophyte completes. इस जगह पे, यहां पे जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तभी हम बोल सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट अब कंप्लीट हो गया है. अब उसके लिए किसी की जरूरत ही नहीं है. अभी मेल गैमेट्स ओवरी तक जाएंगे ही जाएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो आगे होने वाली वो होगी ही होगी. इस प्रकार से वी हैव लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट. देखो, मुझे मालूम है आपको अंडरस्टैंड हुआ है, आपको समझा है ये पूरा टॉपिक, फिर भी उसको क्विक क्या करते हैं, उसका रिकैप देखते हैं. और जब आपको इसके ऊपर बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना ही है कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, सेकंड माइटोटिक डिवीजन एंड, लेकिन उसके साथ ही आपको ये जो सब स्टेजेस है, यहां पे 6 डायग्राम आती है, ये 6 डायग्राम भी आपको निकालनी है. आप जब बोर्ड के पेपर में आंसर लिखोगे तो ये सब कुछ वहां पे नेसेसरी है, तभी आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स उसमें मिलेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कम हो गए, याद रखो. तो द मैच्योर पोलन ग्रेन व्हेन केम आउटसाइड फ्रॉम द एंथर, द पोलन ग्रेन बिकम pollinated by the pollinating agents. The pollen grain becomes shifted from anther to the stigma by the pollinating agent, and when the pollen grain become deposited on the stigma, then the formation of the male gametophyte starts. When the pollen grain is deposited on the stigma, it undergoes first mitotic division to produce bigger vegetative cell and smaller generative cell. Vegetative cell consist nutritious substances. Vegetative cell is rich in food, while the germinative cell is small and it become float in the cytoplasm of this bigger cell known as vegetative cell. जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, इसलिए ये बिगर सेल जो है वेजिटेटिव सेल उसके साइटोप्लाज्म में स्विम करती है, उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है. देन द सेकंड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स. In this mitotic division, only generative cell undergoes mitosis. Vegetative cell have not undergoes mitosis. After the successful completion of the mitosis or second meiotic division, second mitotic division, what happens? The generative cell produce 2 male gametes. The generative cell produce 2 male gametes. In this way, overall there are 3 cells present inside the nucleus, present inside the pollen grain. The one cell that is vegetative cell and 2 male gametes, that male gametes are also cells, haploid cells. Both the cells are haploid. Both the cells are haploid or pollen grain become haploid. So meiosis is not takes place, mitosis is takes place for the cell division. सेल डिवीजन के लिए meiosis नहीं होगा अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो वहां पे माइटोसिस ही होगा. अभी क्या होता है, ये तो पूरा तैयार हो गया, इसके बाद क्या होता है, देन व्हाट हैपन्स, तो द स्टिग्मा रिलीजेस द शुगरी सिरप. The sugary syrup become absorbed by the pollen grain, and due to the absorption of the excessive sugary syrup, the inner concentration of the fluid increases, and that exert the pressure in the outward direction, and the germ pore are very thin region. That's why from the germ pore the pollen grain breaks out, and when pollen grain break, it leads to formation of pollen tube, and the pollen tube immerse
into the stigma, prick into the stigma and develop towards the ovary. Inside the ovary, ova or egg cell become present and the pollen tube become carry two male gametes and tube nucleus. Tube nucleus is nothing but it is vegetative cell. In this way, via the all the material that become present means cytoplasm and sugary syrup that become transfer towards the ovary, and with the cytoplasm and sugary syrup via the cytoplasm, the male gametes become transfer inside the ovary. Inside the ovary means they become motile via the cytoplasm. साइटोप्लाज्म की वजह से वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए, यानी अभी तक वो स्टिग्मा के ऊपर होते हैं, अभी स्टिग्मा से वो नीचे आए और साइटोप्लाज्म ही उनको लेके आए, और साइटोप्लाज्म की वजह से वो क्या हुए, वहां तक ओवरी तक पहुंच गए. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का पॉइंट. अभी आप बताओ, आपको अंडरस्टैंड हुआ है, मुझको मालूम है, फिर भी आप कमेंट करके जरूर लिखो कि ये हमको अच्छा लगा है, अंडरस्टैंडिंग हुआ है या नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है अंडरस्टैंडिंग, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपको खाली आपका समय देना है, आपको आपका समय यूटिलाइज करना है, अच्छे के लिए करना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है. इसीलिए आपको बार बार ये सब देखना है. तो ये जो है, ये कमेंट भी आप करो, उसको ये जो है उसको शेयर भी करो, इस लेक्चर को शेयर करो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो. क्योंकि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तो आपको डे टू डे बेसिस के ऊपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपका स्टडी जो है वो अप टू डेट रहेगा. क्योंकि अगले एक साल में हमको पूरा बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो सिलेबस कंप्लीट करना है. इसलिए आपको अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है. और हाँ, जो दूसरे, यानी ये तो हो गया हमारा टॉपिक का हिंदी में एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो हमारे मराठी मीडियम के, जिनकी मातृभाषा मराठी है, वो जो स्टूडेंट है हमारे HSC बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट सिलेबस में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है. इसीलिए वो जो स्टूडेंट्स है उनके लिए यही सेम टॉपिक मैं मराठी में भी लेके आता हूँ, उसका मराठी में एक्सप्लेनेशन होता है. तो वो भी, अगर जिसको लगता है कि वो देखना है मराठी मीडियम में उसको एक्सप्लेन किया है, मराठी लँग्वेज में एक्सप्लेन किया आहे, तो वो भी आप जाके देख सकते हो. बघा, मराठी भाषिक जे विद्यार्थी त्यांच्यासाठी आपण सेम टॉपिक, सेम व्हिडिओ हा फक्त मराठी एक्सप्लेनेशन असलेला घेऊन येत असतो. आणि त्यामुळे ज्यांना हवं आहे त्यांनी हिंदीमध्ये बघा, ज्यांना हवं आहे त्यांनी मराठीमध्ये बघा, पण तुम्ही तुमची कन्सेप्ट पक्की करा, तुम्ही तुमचा स्टडी पक्का करा. दॅट्स वाय तुम्हाला एकच सांगतो की हार्ड वर्क इज व्हेरी नेसेसरी. हार्ड वर्क शिवाय आयुष्यात काहीच होत नाही. आजच्या लेक्चरमध्ये, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ मायक्रोस्पोर, डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. आणि हा अतिशय इम्पॉर्टंट ये जो टॉपिक है, या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखो. तो आई थिंक आप मेरी बात मानेंगे, आप अच्छे से स्टडी करेंगे, आप अच्छे से पढ़ोगे, कंसेप्ट आप आपकी डेवलप करोगे. ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर. थैंक यू. थैंक्स.